हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। साथियों, आज अर्ली मिडेवल इंडिया के तहत हिस्ट्री ऑफ चालुक्य एम्पायर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। ये डेक्कन में उन महत्वपूर्ण राजवंशों में एक है जिन्होंने लंबे समय तक डेक्कन पर क्या किया था, शासन किया था। डेक्कन में अगर हम बात करें, डेक्कन में जो सबसे पहले राजवंश देखने को मिला था वे थे सातवाहन। सातवाहनों के बाद यहाँ जो है बाकाटों का साम्राज्य हुआ। बाकाटों के बाद जो है यहाँ राष्ट्रकूटास, और राष्ट्रकूटास के साथ ही जो है चालुक्य अंपायर भी देखने को मिला। तो ये वो क्या है, ये वो साम्राज्य हैं जिन्होंने जो है डेक्कन के क्षेत्र में अपना एक लंबा शासन स्थापित किया था। उन्हीं शासकों के तहत जो है हमें चालुक्य अंपायर देखने को मिल रहा है, जिनका इतिहास जो है 600 वर्षों का इतिहास है। चालुक्य अंपायर का जो मूल क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, तो इनका जो मूल क्षेत्र है वो कृष्णा और तुंगभद्रा द्वाब। ये जो कृष्णा और तुंगभद्रा का द्वाब है, ये मूल रूप से क्या है ना, ये एक ऐसा पोजीशन है या एक ऐसा इकोनॉमिक जोन है जो काफ़ी संपन्न माना जाता है, और इस क्षेत्र में ही जो है साम्राज्य स्थापित होना या स्टेटों जो साम्राज्य आसपास के स्टेट्स थे उनके मूल झगड़ों का कारण था। तो चालुक्य अंपायर के द्वारा इस क्षेत्र में अपने शासन को स्थापित किया गया, और इस क्षेत्र में अर्थात कृष्णा तुंगभद्रा रिवर का जो द्वाब है, यहाँ के इकोनॉमिक सोर्सेज पर अपने शासन स्थापित करने के लिए उन्हें अलग अलग स्टेट के साथ क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। कभी उनका क्या हुआ ना, उनका पल्लवों के साथ संघर्ष हुआ, कभी उनका चोलों के साथ संघर्ष हुआ जो काफ़ी लंबा हुआ, और इसी क्रम में जो है नए स्टेट्स क्या हुए, ओरिजिनेट भी हुए, और इसी क्रम में पुराने स्टेट्स का डिक्लाइन भी हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन से चालुक्य वंशों के अंतर्गत जो है इनके 3 स्टेजेस हमें देखने को मिलता है, और वो कौन कौन से स्टेजेस हैं चालुक्य वंशों के। तो सबसे पहले जो चालुक्य वंश प्राप्त होता है जो 6वीं से लेकर के 8वीं तक है, इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ली चालुकास कहा जाता है। और ये पश्चिमी चालुकास ही है, लेकिन इन्हें अर्ली चालुकास कहा जाता है। इनका समयकाल कितना है, तो 6वीं से लेकर 8वीं तक का समय काल है। ठीक इसके बाद 8वीं से लेकर के 10वीं के मध्य जो है इसी साम्राज्य के डिक्लाइन पर राष्ट्रकूट साम्राज्य उभर करके आते हैं, जो कि दंती दुर्ग के द्वारा स्थापित किया जाता है। जैसे ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का पतन होता है, उसके बाद क्या देखने को मिला ना, उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य या लेटर वेस्टर्न चालुकास, जिसे कल्याणी के चालुक्य कहते हैं, ये 10वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य देखने को मिला। और इसी दौरान शुरुआत में ही अर्थात 6वीं से लेकर 8वीं के मध्य जब जो अर्ली वेस्टर्न चालुकास हैं, जो कि जिसे हम बादामी के चालुक्य कह रहे हैं, इनके द्वारा ही, इनके महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन II के द्वारा ही आंध्र में या बेगी में जो है पूर्वी चालुक्य राजवंशों का क्या किया गया ना, बीज बोया गया। अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का वायसराय बना दिया गया, और उसने बेगी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की। तो इस प्रकार चालुक्य वंश के 3 क्या देखने को मिल रहे हैं, हम कह सकते हैं लेवल्स, और 3 राजवंशों का यहाँ पर हिस्ट्री है, जो कि 600 से लेकर 1200 के मध्य देखने को मिलता है। पहला अर्ली वेस्टर्न चालुकास, जो कि बादामी के चालुकास है, इसी के साथ जो है बेगी के चालुकास, और उसके बाद जो है लेटर पीरियड में 10वीं से 12वीं तक जो है कल्याणी के चालुक्य राजवंशों का इतिहास प्राप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे बादामी के चालुक्यों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बादामी के क्षेत्र में चालुक्य राजवंश की जो स्थापना हुई वे 6वीं से लेकर 8वीं के मध्य स्थापित हुआ, और इसके जो हिस्टोरिकल एविडेंस है जिससे इस राजवंशों के बारे में जानकारी के प्राप्त होते हैं, वो बादामी के क्षेत्र में जो है कई अभिलेख प्राप्त हुए, उनसे प्राप्त हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है हॉल का इंस्क्रिप्शन, जो कि पुलकेशिन II का है, और ये पुलकेशिन II के दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा बनाया गया था। ये इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इस बादामी के चालुक्य के राजवंश के बारे में जानकारी का स्रोत है, या उस समय काल के दौरान जो जो घटनाएं घटी उस समय काल का संपूर्ण विवरण जो है हॉल इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे हर्ष के साथ पुलकेशिन का युद्ध होना, साथ में जो है चोलों के साथ संघर्ष होना, इन सभी के बारे में जो है यहाँ हमें क्या मिल रहा, सूचना मिला है। अगर विदेशी विवरण की बात करें तो वेनसंग के यात्रा वृत्तांत में भी पुलकेशिन के बारे में जिक्र किया गया है कि हर्ष और पुलकेशिन के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो वेनसंग का यात्रा वृत्तांत में भी जो है इस साम्राज्य के बारे में क्या है, हमें हिस्टोरिकल एविडेंस प्राप्त हो रहे हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो संप्रभु शासक थे, जो बादामी के चालुक्य हैं, इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, कदमों के अंतर्गत जो है सामंत के तौर पर जो है फ्यूडिटरीज थे, उनके अंतर्गत ये काम करते थे। लेकिन बाद में पुलकेशिन वन के द्वारा जो एक संप्रभु शासन किया गया, स्थापित किया गया, या एक ये संप्रभु शासक थे। बादामी में प्राप्त अभिलेख के से ज्ञात होता है कि उन्होंने बल्लभ श्री पृथ्वी बल्लभ या बल्लभेश्वर सत्याश्रय श्री बल्लभ जैसी उपाधियां धारण करके स्वयं को संप्रभु शासक घोषित किया था। ठीक है, और साथ में जो है इन्होंने बादामी में क्या था ना, फोर्टिफिकेशन अर्थात बादामी में दुर्ग का निर्माण भी किया था। तो इनके पूर्वज क्या थे, कदमों के यहाँ सामंत के तौर पर कार्य किए थे। लेकिन जैसे ही कदमों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर देखने को मिला, इन्होंने क्या किया ना, पुलकेशिन वन के द्वारा फोर्टिफिकेशन कर दिया गया बादामी का, और बादामी का फोर्टिफिकेशन करते हुए स्वयं के लिए जो एक महाराजा की उपाधि धारण कर लिया गया, बल्लभेश्वर सत्याश्रय रणविक्रम श्री पृथ्वी वल्लभ श्री वल्लभ, और यहाँ पर क्या किया ना, बादामी के चालुक्य वंश स्थापित कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। साथ में इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई वैदिक अनुष्ठान किए, जैसे इनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया, इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया, वाजपेयी यज्ञ किया गया, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया गया, अग्निष्टोम अनुष्ठान किया गया। तो कई वैदिक अनुष्ठान जो है इनके द्वारा किया गया, और ये सूचना जो है महाकूट अभिलेख से प्राप्त होता है, महाकूट के इंस्क्रिप्शन से जो है ये सूचना प्राप्त होता है। साथ में इनको कई लिटरेचर का या वैदिक जो साहित्य उनका ज्ञान था, इनको मनुस्मृति का ज्ञान था, इनको पुराणों का ज्ञान था, रामायण का ज्ञान था, एवं कई अन्य इतिहासों का भी क्या था, इनको ज्ञान था। तो ये थे बादामी के चालुक्य के संप्रभु शासक पुलकेशिन वन। संप्रभु इस स्थिति पर कि पहले इनके पूर्वज क्या थे ना, सामंत के तौर पर है, कई वर्षों पर काम किया। जैसे कमजोर स्थिति को देखा तो पुलकेशिन वन ने बादामी का दुर्गीकरण करते हुए वहाँ एक राज्य स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, बादामी के चालुक्य के अंतर्गत देखिए कई शासक आए, लेकिन हम एक संक्षिप्त इतिहास हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इसमें ही कुछ महत्वपूर्ण शासकों को जोड़ते हुए जो है क्या किया जाए ना, साम्राज्यों को देखा जाए। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो है कीर्तिवर्मन प्रथम। ये पुलकेशिन वन का पुत्र था और इन्होंने अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तार किया। इनके कई राज्यों के साथ क्या आपसी संघर्ष को देखने को मिल रहा है। इन्होंने कोंकण के क्षेत्रों में जो युद्ध किया, कोंकण के मौर्यों के साथ इनका युद्ध हुआ, कदमों के साथ तो इनका तो युद्ध चल ही रहा था, नल वंशियों के साथ इन्होंने युद्ध किया, अलूपों के साथ भी इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ। इन सभी को संघर्ष को उन्होंने क्या क्या पराजित करके अपने राज्य का क्या क्या विस्तार किया। अर्थात पुलकेशिन वंश से जो चीज़ें प्राप्त हुई उनका और विस्तार ही हुआ। जो है अर्थ ये हुआ कि जो राज्य है वो और अब और पूर्ण रूप से सशक्त स्थिति में पहुंच गया। पुलकेशिन टू के जो ऐहोल अभिलेख हैं एवं मंगलेश का जो महाकूट अभिलेख है, वहां कीर्तिवर्मन के विजय अभियान की सूचना हमें प्राप्त होती है। कीर्तिवर्मन के जो विजय अभियान है, अर्थात किस प्रकार उन्होंने कोंकण के मौर्यों को पराजित किया, कोंकण के मौर्य को, नल वंशियों को पराजित किया, अलूपों के साथ किस प्रकार का युद्ध किया, इसके सूचनाओं का स्रोत क्या है, एक तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन है और महाकूट का अभिलेख। इन दोनों से ही जो है कीर्तिवर्मन वन की उपलब्धियों का हमें क्या प्राप्त होता है ना, सूचनाएं प्राप्त होती हैं। चलिए, इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक देखने को मिला मंगलेश। उस समय पुलकेशिन दो जो है क्या थे ना, बहुत ही छोटे या कह सकते हैं कि अपरिपक्व स्थिति में थे, इसलिए मंगलेश के द्वारा शासन किया गया 592 से लेकर के 610। और इस समय काल के दौरान भी साम्राज्य का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इन्होंने कलचूरियों को क्या किया था, पराजित किया था। पुलकेशिन दो के ऐहोल इंस्क्रिप्शन से ज्ञात होता है इन्होंने कोंकण के रेवती द्वीप पर जो है क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। कोंकण का जो रेवती द्वीप है या कोंकण का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गोवा जो है आपको मिलेगा और गोवा डॉक, गोवा पतन भी यहाँ पर है और इस क्षेत्र काफ़ी समृद्ध है। तो कोंकण को लेकर के भी क्या है ना, जितने भी डेक्कन्स में स्टेट होते थे उनका कोंकण की ओर ध्यान होता था, कृष्णा तुंगभद्रा रीजन की ओर ध्यान होता था। देखिए, कोई भी साम्राज्य का निर्माण बिना इकोनॉमिक्स के तो नहीं हो सकता, अर्थात आर्थिक स्थिति को मजबूत होगा तभी तो वो क्या करेंगे, अपने साम्राज्य को चला पाएंगे। और इसी का परिणाम क्या होता था, युद्ध। और इसी को हिस्टोरी के तौर पर हम लोग क्या करते हैं, आपसी संघर्ष के हिसाब से देखते हैं। तो कोंकण का जो क्षेत्र है उसको लेकर के भी काफ़ी चालुक्य राजवंशों के जो शासक थे वो काफ़ी एक्टिव थे। वो चाहते थे कोंकण भी हमारे क्षेत्र में आ जाए और अलग अलग शासकों के दौरान इस क्षेत्र को क्या किया गया, देखा गया। ठीक है, तो मंगलेश ने कोंकण के रेवती द्वीप पर क्या कर लिया ना, अधिकार कर लिया था। ठीक है,
चलिए, मंगलेश के बारे में कहा जाता है कि ये वैष्णवाइट थे, इन्होंने वैष्णव धर्म को ग्रहण किया था। और परम भागवत, ये जो परम भागवत शब्द आ रहा है, भागवत वैष्णव से जुड़ा हुआ है, तो अगर परम भागवत कह रहे हैं स्वयं के लिए तो अपने ऑब्वियसली कि क्या है ना, इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था। इसके अलावा भी इन्होंने शैव धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था, अर्थात ये क्या थे, एक सहिष्णु शासक थे। स्वयं के लिए तो इन्होंने जो है अपना व्यक्तिगत जो धर्म है उन्होंने अपनाया था वैष्णव धर्म, लेकिन अलग अलग धर्मों को भी इनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। महाकूट के लेख के अनुसार कहा जाता है, जो कि मंगलेश का लेख अभिलेख कहा जाता है, या इनकी सूचनाओं का स्रोत भी है, कि इन्होंने मुकुटेश्वरनाथ टेम्पल के लिए 10 गांव दान में दिया था। जो मुकुटेश्वरनाथ टेम्पल है वो शिव सेवायत धर्म से जुड़ा हुआ है, या शैव धर्म से जुड़ा हुआ टेम्पल है, और इनको संरक्षण के लिए जो है 10 गांव जो है मंगलेश के द्वारा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मंगलेश जो है ना केवल वैष्णव धर्म से कनेक्टेड थे, बल्कि शैव धर्म के संरक्षक के तौर पर भी उन्होंने कार्य किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो है पुलकेशिन II, जिनका इतिहास जो है काफ़ी चर्चित रहा, अर्थात इतिहास में इनके नाम काफ़ी जो है इन्होंने अपना एक स्थान बनाया। इसके पीछे का मूल कारण क्या था कि इनका हर्ष के साथ युद्ध होना, जिनको लेकर के ह्वेनसंग के द्वारा जो है यात्रा वृत्तांत में इसका जिक्र पाया जाना, इनके द्वारा जो तैयार किया गया ऐहोल अभिलेख है, इनके द्वारा जो तैयार किया ऐहोल वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इस साम्राज्य का स्रोत भी माना जाता है। संपूर्ण जो बादामी के चालुक्य का जो ऐतिहासिक स्रोत है उनमें ऐहोल का सबसे ज़्यादा रोल है, तो वो पुलकेशिन II के समयकाल के दौरान ही बनाया गया था। 610 से लेकर के 642 तक इसका समयकाल है। जैसे ये शासक बने, इस क्रम में इन्होंने महाराष्ट्र के कई स्थानीय शासकों को पराजित किया था, क्योंकि इनके कम उम्र को देखते हुए इन्हें सबसे पहले मंगलेश की हत्या करनी पड़ी, और उसके बाद लोकल जो गवर्नर थे जिन्होंने विद्रोह की स्थिति किया था उनको भी इन्हें दबाना पड़ा, और उसके बाद ये क्या बने, शासक बने। इनके द्वारा कदमों को, अनूपों को, गंगों को भी क्या किया गया था, पराजित किया गया था। साथ में कोंकण के क्षेत्रों में भी इन्होंने क्या किया था ना, अपना शासन स्थापित किया था। ऐहोल अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने न केवल दक्षिण की ओर बल्कि उत्तर की ओर भी इन्होंने क्या किया था ना, अपना साम्राज्य स्थापित किया था, जिनमें मालवा और गुजरात के दक्षिण में भी इन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। इसके साथ साथ जो है हर्ष के साथ जो युद्ध हुआ था 634 में, जो हर्ष के साथ जो इनका युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात इसका समकालीन जो शासक है वो हर्ष थे। हर्ष अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था और उनकी सीमाएं नर्मदा नदी पर आकर के टकराने लगी। नर्मदा नदी के ऑपोजिट में जो है डेक्कन का क्षेत्र चालुक्य राजवंशों के अंतर्गत था, और उस समय पुलकेशिन द्वितीय यहाँ के शासक थे। जब आपस में सीमाएं टकराने लगी तो पुलकेशिन और हर्ष के बीच में जो है घमासान युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुए। और इसके सोर्सेज क्या हैं, एक तो ह्वेनसंग की यात्रा वृत्तांत, और साथ में ऐहोल इंस्क्रिप्शन से इस युद्ध के बारे में काफ़ी जानकारी दिए गए हैं। तो हर्ष को भी पराजित किया गया। तो पुलकेशिन द्वितीय न केवल अपने दक्षिण के जो स्टेट्स थे उनको पराजित किया, बल्कि उत्तर भारत में भी अपने जो है साम्राज्य स्थिति को क्या दिखाया ना, मजबूत दिखाया। और इस समय काल की सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है चालुक्य और पल्लव संघर्ष का प्रारंभ होना। चालुक्य पल्लव संघर्ष जो है यहीं से प्रारंभ हुआ। पुलकेशिन द्वितीय के समय काल में जो पल्लव शासक थे वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो इसके समकालीन थे। और इस दौरान जो है पुलकेशिन और महेंद्र वर्मन प्रथम के मध्य क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। सबसे पहले पुलकेशिन II के द्वारा क्या किया गया ना, पुलुलुरु के निकट जो है पुलुलुरु तक जो है अधिकार कर लिया गया, जो कि कांची के निकट का क्षेत्र है। तो इन्होंने पल्लवों के कांची के जो कैपिटल है कांची तक जा करके पुलुलुरु के क्षेत्र में जो अधिकार कर लिया पुलकेशिन II ने। पुलकेशिन ने अपने भाई को विष्णुवर्धन को क्या किया, बेगी का उपराजा बना दिया, और इसी विष्णुवर्धन के द्वारा बाद में चलकर यहाँ पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की गई, या वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना की गई, जिसको लेकर के हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पुलकेशिन के समय काल के दौरान ही, अर्थात 600 से लेकर 630 का जो समय 610 से लेकर जो 642 का समय काल है, इसी दौरान जो है बेगी के राजवंशों का भी क्या हो गया, उदय हुआ। इस प्रथम युद्ध में तो पुलकेशिन को विजय प्राप्त होता हुआ दिखता है चालुक्य पल्लव, लेकिन जो दूसरा युद्ध जो है पुलकेशिन के द्वारा जो है पराजित होता हुआ, और इसमें पुलकेशिन की मृत्यु भी हो जाती है।
महेंद्र वर्मन का जो पुत्र, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन का पुत्र जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है पुलकेशिन के ऊपर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, और उसने पुलकेशिन को 3 स्थानों पर जो है मात देता है। परियाल, मणिमंगलन और सूरमाल के साथ कई युद्धों में पुलकेशिन को पराजित कर दिया जाता है। पुलकेशिन लौट कर अपने राजधानी बादामी को आते, लेकिन नरसिंह वर्मन पुनः बादामी के क्षेत्रों पर आकर उस पर आक्रमण कर संपूर्ण बादामी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इस युद्ध में पुलकेशिन मारा जाता है, अर्थात चालुक्य पल्लव संघर्ष में पुलकेशिन की मृत्यु हो जाती है। एक महत्वपूर्ण शासक जो उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलकेशिन के मृत्यु के अवसर पर नरसिंह वर्म जो है स्वयं के लिए बादामी कोट या बादामी कोट की उपाधि को भी धारण करता है। इस प्रकार चालुक्य पल्लव संघर्ष के कारण पुलकेशिन की मृत्यु भी हुआ। एक नया जो चालुक्य वंश या पूर्वी चालुक्य वंश या बेगू के चालुक्य वंश का उदय भी हुआ, विष्णुवर्धन के द्वारा उदय किया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद कई महत्वपूर्ण और शासक हुए। इसके जो अंतिम शासक थे, अर्थात इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे कीर्तिवर्मन द्वितीय। इस वंश के क्या थे, अंतिम शासक थे, और इनको लेकर के हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चूंकि देखिए सारे राजाओं को लेकर के डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, तो कीर्तिवर्मन 2 क्या थे, इसके अंतिम शासक थे, और इस समय काल के दौरान क्या कहते, चालुक्य निर्बल पड़ चुके थे। इस स्थिति का लाभ उठा करके जो है किसका उदय हुआ, तो इस स्थिति का लाभ उठा करके जो है राष्ट्रकूटों का उदय हुआ, जो कि दंती दुर्ग के द्वारा जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय के कमजोर स्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया ना, दंती दुर्ग के द्वारा मान्य खेत पर जो है राष्ट्रकूट शासन स्थापित किया गया। ठीक है, तो दंती दुर्ग क्या किया, नए राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। बाद में जाकर के कृष्ण प्रथम के द्वारा पुनः कीर्तिवर्मन 2 को हराया गया और एक संप्रभु जो है क्या है, राष्ट्रकूट शासन स्थापित हुआ। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें देखने को ये मिल रहा है कि जो सबसे पहले कि जो चालुक्य राजवंश है, जिनका समयकाल 6 से लेकर 6 सेंचुरी से लेकर 8वीं है, इसी दौरान एक पूर्वी चालुक्य राजवंश या जो है बेगी के चालुक्य राजवंश का उदय होता है, और इसके डिक्लाइन के बाद राष्ट्रकूट शासक का उदय होता है, जो कि दंती दुर्ग के द्वारा स्थापित किया जाता है। आफ्टर राष्ट्रकूटास के जब कमज़ोर होते हैं, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला ना, लेटर चालुकास या कल्याणी के चालुक्य का उदय होता है। तो अब हम लोग किसका अध्ययन करेंगे ना, अब हम लोग कल्याणी के चालुक्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कल्याणी के चालुक्य, इसका समयकाल कब शुरू हो रहा है, तो इसका समयकाल शुरू हो रहा है 957 से लेकर 1184 के मध्य ये शासन जो है कल्याणी के चालुक्य का देखा जाता है। 973 ईस्वी में क्या कुछ हुआ, 973 ईस्वी में जो है मालवा के परमारों के द्वारा राष्ट्रकूट के मान्य खेत पर आक्रमण किया गया। उस समय राष्ट्रकूट शासक खोटिंग एवं कर्क द्वितीय था। जैसे ही मालवा के शासकों का खोटिंग और कर्क द्वितीय पर आक्रमण किया, ये दो तो निर्बल शासक थे, राष्ट्रकूट की स्थिति और भी खराब हो गई। इसी समय तैलभ द्वितीय के द्वारा क्या किया गया ना, इन्होंने मान्य खेत पर जो है कब्जा कर लिया, और जो है मान्य खेत पर क्या कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। तैलभ द्वितीय कौन थे ना, ये राष्ट्रकूट के सामंत थे और बीजापुर में ये शासन करते थे। इसी तैलभ द्वितीय के द्वारा क्या किया गया ना, जो है बाद में जाकर के कल्याणी के चालुक्य राजवंश के जो है स्थापना की गई। एक संप्रभु शासक के तौर पर इन्होंने इस राजवंश का स्थापना किया। ठीक है, चलिए तो अब देखेंगे कि कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंस प्राप्त होते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस एक तो अभिलेख प्राप्त होता है, इसके साथ साथ जो लिटरेरी सोर्सेस है, जैसे बिल्हन के द्वारा जो है कृत विक्रमांक देव चरित्र जो इसी समय काल के दौरान लिखा गया, रन्न के द्वारा कृत गदा युद्ध जो है इसी समय लिखा गया। तो ये दो लिटरेरी सोर्सेज, अन्य कई लिटरेरी सोर्सेज, लेकिन ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। बिल्हन कृत विक्रमांक एक चरित्र और रन्न कृत गदा युद्ध कल्याणी चालुक्य राजवंशों के इतिहास के क्या है, एक सोर्सेस भी हैं या एक हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। चलिए तो तैलभ द्वितीय का समय काल कितना प्राप्त हो रहा है, 973 से लेकर के 997 CE तक प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रकूटों के बाद तैलभ ने चोलों तथा परमारसों से संघर्ष किया। जैसे ही ये स्वयं को राष्ट्रकूट से तो अलग कर ही लिया, सामंत थे वहाँ के, लेकिन जैसे राष्ट्रकूट की स्थिति कमज़ोर हुई, इन्होंने जो है क्या क्या कल्याणी के चालुक्य मान्य फेद पर जो है अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य राजवंश को स्थापित किए। तैलभ का चोलों के साथ भी युद्ध हुआ और परमारों के साथ भी क्या हुआ, संघर्ष हुआ।
तैलब जो है तैलब के समकालीन अगर हम शासक की बात करें, चोल शासक, तो कौन थे? तो वो तैलब के समकालीन जो शासक थे वो थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के दौरान जो है तैलब का, और तैलब का जो परमार शासक थे, परमार जो समकालीन शासक थे वो थे मुंज। तो इन दोनों के साथ इसका युद्ध हुआ, और इस युद्ध के बाद जो है तैलब ने जो है क्या किया, अपने साम्राज्य को स्थापित किया या कल्याणी के चालुक्य राजवंश की स्थापना की। तैलब ना केवल क्या थे, शासक थे, बल्कि कन्नड़ भाषा के संरक्षक के तौर पर भी जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सत्याश्रय। सत्याश्रय जो है तैलब के बाद एक महत्वपूर्ण शासक बनकर के उभरा। इन्होंने इनका परमार शासकों के साथ युद्ध भी हुआ, और मुंज के द्वारा, तैलब के द्वारा जो हारे हुए क्षेत्र थे, जिस तैलब द्वितीय के समय जो है मुंज के द्वारा जो है आक्रमण किया गया, या जो युद्ध हुआ तैलब के साथ, उसमें वो कई क्षेत्र हार चुके थे तैलब, उन सभी क्षेत्रों को वापस सत्याश्रय के द्वारा क्या गया, पुनः प्राप्त कर लिया गया। सत्याश्रय न केवल परमारों के क्षेत्रों से अपने क्षेत्रों को वापस लिया परमार से, बल्कि इन्होंने कोंकण के सिलहरी शासकों के साथ भी क्या हुआ, इनका युद्ध हुआ। इसके साथ साथ गुर्जर नरेश चामुंड राज्य के साथ भी इनका क्या हुआ, युद्ध हुआ था, और उन्होंने सफलता प्राप्त किया था। सत्याश्रय का जो मूल शत्रु है वो क्या थे? ना चोल थे, जिनका बेगी के चालुक्य के ऊपर अधिकार था। अर्थात जो कल्याणी के चालुक्य हैं, उनका बेगी के चालुक्यों को लेकर के क्या है, काफ़ी जो है युद्ध होता रहता था, क्योंकि बेगी के चालुक्य के ऊपर जो है चोलों का क्या था, अधिकार हो गया था, और इस अधिकार को लेकर के कल्याणी के चालुक्य और चोलों के मध्य क्या है, संघर्ष स्थिति देखने को मिला। ठीक है, चलिए, तो सत्याश्रय ने क्या किया ना, बेगी पर आक्रमण भी किया और गुंटूर पर जो है अधिकार कर लिया, परंतु राजराज प्रथम ने अपने पुत्र राजेंद्र चोल के साथ एक बड़ी सेना को ले जाकर के क्या किया ना, सात चालुक्य पर आक्रमण किया, जिससे सत्याश्रय क्या हो गया, पराजित हो गया। चोल सेना का जो है मान्य खेत पर अधिकार भी हो गया था, परंतु ऐसा कहा जाता है कि बाद में सत्याश्रय ने चोलों को खदेड़ते हुए अपने जो पुराने क्षेत्र हैं उन पर अधिकार कर लिया गया था। तो इस प्रकार तैलब के बाद सत्याश्रय भी एक क्या हो गए, कल्याणी के चालुक्य के महत्वपूर्ण शासक बने। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक थे हुए थे सोमेश्वर प्रथम। 1042 में ये क्या बने, शासक बने, और चालुक्य के जो कैपिटल थे, अर्थात मान्य खेत से हटा करके कल्याणी के जो चालुक्य नाम पड़ा यहीं से, अर्थात सोमेश्वर प्रथम से कल्याणी में जो राजधानी स्थानांतरण किया गया था वो सोमेश्वर प्रथम के द्वारा किया गया था। इन्होंने आभा मल्ल एवं त्रिलोकी मल्ल की उपाधि को धारण किया। सोमेश्वर प्रथम के समय काल के दौरान भी चालुक्य और चोल संघर्ष ये कंटिन्यू रहा, क्योंकि बेगी पर अधिकार, चोलों का आधिपत्य अधिक था, तो ये युद्ध जो है कंटिन्यू चलता रहा, और एक बहुत चरम सीमा पर जो है कब पहुंच गया ना, सोमेश्वर के समय काल में देखने को मिला। इस संघर्ष में देखा गया कि सोमेश्वर प्रथम जो है पराजित होता हुआ दिखता है, अर्थात सोमेश्वर प्रथम ने कई युद्ध किए चोलों के साथ, लेकिन अंतिम तौर पर वे क्या हुए ना, पराजित हुए। हालांकि वे चोलों के साथ हार गए, लेकिन उत्तर भारत के कई राज्यों पर उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया। सोमेश्वर प्रथम की अगर बात करें तो उन्होंने कोंकण के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया था, गुजरात के क्षेत्रों पर भी अधिकार किया था, मालवा के क्षेत्रों पर, कलिंग पर भी उनका क्या था ना, उन्होंने सफलता प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए, तो चालुक्य चोल संघर्ष जो है सोमेश्वर प्रथम के काल में काफ़ी कुछ क्या विकराल रूप लेता हुआ दिखता है, और आगे जाकर ये युद्ध लंबा चलता गया। सोमेश्वर वन के बाद जो महत्वपूर्ण शासक है, जिनको इतिहास में काफ़ी परिचित है, विक्रमादित्य षष्ठ के तौर पर जाना जाता है। 1076 से लेकर के 1126 तक ये इनका जो समय काल है, या इनके राज्यारोहण का जो समय काल है 1076, इसे चालुक्य विक्रम संवत भी कहा जाता है। अगर संवत के और अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट संवत है, उसे याद रखिएगा। सबसे पहले होता है विक्रम संवत, इसका समय काल कितना है तो 57 BC। ठीक है, विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य जो कि गुजरात के क्या थे, रूलर थे, उनके द्वारा। उसके बाद आता है शक संवत तो सीधा है 78 है ना, 78 AD, और ये क्या है ना, ये हो गए आपके कनिष्क के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए, इसके बाद जो है चालुक्य विक्रमा संवत, चालुक्य और विक्रमादित्य जो संवत है वो है 1076 AD। ठीक है, तो ये 3 संवत याद रखिएगा। चालुक्य विक्रमादित्य जो षष्ठ थे, उनके समय काल के दौरान प्रारंभ हुआ चालुक्य विक्रमादित्य संवत 1076 AD। ठीक है,
शक संबंध की समाप्ति और चालुक्य विक्रमादित्य संबंध प्रारंभ हुआ। ये न केवल एक महत्वपूर्ण शासक थे बल्कि लोक कलाओं के संरक्षण के कारण इनका इतिहास में काफ़ी नाम है। इन्होंने कन्नड़ के साथ साथ जो है संस्कृत को भी क्या दिया था, संस्कृत संरक्षण दिया था, कवियों को संरक्षण दिया गया था और विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। इनका भाई कीर्ति वर्मन जो है उन्होंने गो वैद लिखा था जो कि पशु चिकित्सा के आधार पर था। तो इनके भाई क्या थे, ना राइटर थे या गोवैद लिखा जो कि पशु चिकित्सा पर आधारित था। इसके साथ साथ इनके दरबार में और भी कई क्या थे, विद्वान थे, जिनमें ब्रह्म शिव थे जिन्होंने क्या लिखा था, समय परीक्षा लिखा था। ठीक है, समय परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया था जो कि कन्नड़ में लिखा गया था। इस ब्रह्म शिव को जो है चक्रवर्ती, कवि चक्रवर्ती की उपाधि भी दिया गया था। इसके अलावा 12वीं शताब्दी में कई शिलालेख है। कन्नड़ भाषा में जो शिलालेख लिखने का जो कहा जाता है कि विक्रमादित्य श्रेष्ठ ने जितने शिलालेख कन्नड़ भाषा में लिखे वो उससे पूर्व किसी भी शासक के द्वारा नहीं लिखा गया था या चालुक्य शासकों के द्वारा इस तरह का स्टेप नहीं लिया गया था जितना स्टेप जो है विक्रमादित्य श्रेष्ठ ने लिया था। ठीक है, तो विक्रमादित्य श्रेष्ठ के द्वारा जो है कन्नड़ भाषा में काफ़ी कुछ अभिलेखों को लिखवाया गया था। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि बिल्हन जिन्होंने विक्रमादेव चरित्र लिखा वो विक्रमादित्य श्रेष्ठ के ऊपर ही था। उनके इतिहास को लेकर के बिल्हन ने विक्रमांक देव चरित्र लिखा। और साथ में जो महत्वपूर्ण थे विज्ञानेश्वर जिन्होंने जो है क्या लिखा था, हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा लिखा था जो कि संपत्ति लॉ जिस जो हमें प्राप्त होता है, तो विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा ये भी विक्रमादित्य श्रेष्ठ के समकालीन है। तो चालुक्य शासक विक्रमादित्य श्रेष्ठ न केवल अपने महत्वपूर्ण शासक थे, अर्थात न केवल शासन के तौर पर महत्वपूर्ण बल्कि उनके समय काल के लोक कलाओं को काफ़ी संरक्षण दिया गया, काफ़ी लिटरेरी सोर्सेस, काफ़ी इंस्क्रिप्शंस कन्नड़ भाषा में लिखे गए। तो एक तरह से एक महत्वपूर्ण शासक जो है चालुक्य के साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट कौन थे, सोमेश्वर चतुर्थ। इसके समय काल के दौरान जो है क्या हो गए, अब देखिए बहुत सारे ऐसे शासक हैं, हम सभी शासकों का अध्ययन नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण है उनको देख रहे हैं और जो एंड है उनको देख रहे हैं। सोमेश्वर चतुर्थ के समय काल के दौरान जो है कल्याणी के चालुक्यों का डिक्लाइन हो गया और जैसे डिक्लाइन हो गए तो देवगिरी के यादव निकल करके आए, होयसल्स निकल करके आए और साथ में जो है कई अन्य छोटे छोटे राज्य जो है उभर करके, और इस प्रकार कल्याणी के चालुक्य शासन जो है डिक्लाइन स्टेज पर आ गया। ये कब की बात है, 1181 से लेकर 1189 तक। ठीक है, तो सारे राज्य जो है कल्याणी के चालुक्य का डिक्लाइन हुआ, देवगिरी बन गए, होयसल्स बन गए, वारंगल के काकतीय बन गए, ये सभी धीरे धीरे उभरने लगे। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बेगी के चालुक्य को लेकर के अध्ययन कर लेंगे। बेगी के चालुक्य राज कैसे आया ना, बादामी के चालुक्य के महत्वपूर्ण शासक थे पुलकेशिन II। पुलकेशिन II ने जब क्या किया ना, चोलों पर आक्रमण किया, उस दौरान उन्होंने जो है बेगी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का शासक घोषित किया। इसी विष्णुवर्धन के द्वारा बेगी के चालुक्य राज्य जो है स्थापित किया गया। 610 से लेकर के 642 की घटना है, तो 610 में 624 की घटना है, 624 में जो है विष्णुवर्धन के द्वारा बेगू के चालुक्य शासक स्थापित किए। बेगू के चालुक्य में भी कई अन्य शासक हुए, इनके ऊपर चोलों का क्या था, आधिपत्य था, जिनको लेकर कल्याणी के चालुक्य और चोलों में संघर्ष जो है काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिला और अंत तौर पर चोल जो है यहाँ विजित होता हुआ दिख रहा है। इसका अंतिम शासक की अगर हम बात करें बेगी के चालुक्य, तो विजयादित्य जो सप्तम थे, 7th थे, वो क्या थे, इसके अंतिम शासक थे और इन्हें कल्याणी के चालुक्यों का क्या था, समर्थन प्राप्त था। इन्हीं के आधार पर उन्होंने कई वर्षों तक शासन किया और 1075 ईस्वी तक जो है इनकी मृत्यु के बाद ही बेगू के चालुक्य राजवंश का क्या हो गया, अंत हो गया। इस प्रकार चालुक्य डायनेस्टी जो कि कृष्णा तुंगभद्रा रीजन पर जो है कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब का जो क्षेत्र है, इस द्वाब में 600 से लेकर 1200 सेंचुरी तक जो है अपना आधिपत्य स्थापित रखा। अपने अलग अलग स्टेजेस में इन्होंने जो है अपनी सत्ता को, इस दौरान कई महत्वपूर्ण शासक जैसे बादामी के चालुक्य में पुलकेशिन II मिले, कल्याणी के चालुक्य में सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य श्रेष्ठ मिले, इधर बेगी के चालुक्य में विष्णुवर्धन मिला। तो ये कई महत्वपूर्ण शासक जो है देखने को मिला। अन्य और भी कई शासक है जिनका आप अध्ययन करें और अपने आप को क्या करें, एग्जामिनेशन की दृष्टि से और मजबूत बनाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।